नमस्कार मित्रों, अध्ययन जगत में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सामान्य अध्ययन की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज के सामान्य अध्ययन की क्लास। और पहला प्रश्न है आज का, आपकी स्क्रीन पर पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, इसमें पूछा गया है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत बताना है आपको। आपके विकल्प हैं तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल और आयनमंडल। इन चारों में से जो आपका सही विकल्प है उसको चयन करना है, कौन सा आपका उत्तर इसमें से सही है। तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल और आयनमंडल। तो मित्रों, इसका प्रश्न का सही जवाब जाएगा, सही उत्तर है इसका मध्यमंडल। विकल्प संख्या 2 आपका सही उत्तर है। मध्यमंडल जो होता है वह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है। होता क्या है कि जब पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जब जाएंगे हम, पृथ्वी तल से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो पहले तो तापमान आपका जो है घटने लगता है। पहले तापमान आपका घटता है और जो है घटने के बाद फिर बढ़ता है, घटने के बाद फिर बढ़ता है। और बढ़ने के बाद फिर आपका जो है जैसे ही मध्यमंडल आता है तो मध्यमंडल की जो मध्य सीमा है, मध्यमंडल की मध्य सीमा में जो तापमान हो जाता है वो -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। -100 डिग्री सेल्सियस जो है मध्यमंडल की मध्य सीमा में तापमान हो जाता है। तो इसी कारण जो है मध्यमंडल का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाने के कारण इसको वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानते हैं। विकल्प संख्या 2 आपका जो है मध्यमंडल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को, यह जो है आपका, यह पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन या उत्तर पर खिंची है? तो आपको बताना है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन या उत्तर पर खिंची है। आपके विकल्प हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा विकल्प है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और प्रधान यामोत्तर रेखा। इन चारों में से आपको जो है सही विकल्प का चुनाव करना है, कौन सा आपका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा, कौन सा आपका सही उत्तर है? तो आपको बताना है इसमें से। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर जो हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आपका ये विकल्प सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को ही जो है हम 180 मेरिडियन या उत्तर रेखा जो है कहते हैं। ये जो है आपका इस पर खींची 180 मेरिडियन या उत्तर पर खींची है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इस पर खींची गई है और इसे जो है काल्पनिक रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसे जब पार करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब हम पार करते हैं तो इसमें जो है एक दिन बढ़ जाता है या एक दिन घट जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि इसे पार करने पर यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं, मतलब पार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम यदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन जो है आपका बढ़ जाता है। और इसके विपरीत जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जब आते हैं तो आपका जो है एक दिन घट जाता है। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है तिथि का निर्धारण करती है। तो इसी के कारण आपका जो है एक दिन घट या एक दिन बढ़ जाता है। जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, लेकिन इसके विपरीत पश्चिम से पूर्व की जब ओर आते हैं तो आपका एक दिन जो है घट जाता है। तो विकल्प संख्या जो है पहला ही आपका सही है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? आपको इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल। चारों में से आपको सही जवाब बताना है, कौन सा आपका जो है सही उत्तर है। गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या पश्चिम बंगाल। आपका जो है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क है वो इन चारों में से कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या पश्चिम बंगाल। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका तीसरे प्रश्न का यह हो जाता है, आपका दूसरा विकल्प सही है। तमिलनाडु जो है यह जो है विकल्प संख्या 2 यह सही उत्तर है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क जो है वह दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में, तमिलनाडु जो राज्य है हमारा भारत का, तमिलनाडु के तट से दूर, तमिलनाडु के तट से जो है दूर मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और ये मतलब स्थित और ये एक संरक्षित क्षेत्र है। तमिलनाडु के तट से, तमिलनाडु के तट से दूर, तमिलनाडु के तट से दूर जो है एक संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र, यह एक संरक्षित क्षेत्र है
इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1980 में। 1980 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इस क्षेत्र के जो समुद्री जीवन है, इस क्षेत्र का समुद्री जीवन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। जो समुद्री जीवन है और यहाँ की जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए यह जो है 1980 में आपका इस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। सही उत्तर आपका विकल्प संख्या 2 तमिलनाडु आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? जनगणना 2011 जो वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी भारत की, तो उस समय आपका जो है जनगणना के अनुसार 2011 की भारत का लिंगानुपात क्या है वह आपसे पूछा गया है। आपके विकल्प हैं 945 अनुपात 1000, 916 अनुपात 1000, 920 अनुपात 1000, 982 अनुपात 1000। चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। कौन सा आपका सही उत्तर है? 945 अनुपात 1000, 916 अनुपात 1000, 920 अनुपात 1000, 982 अनुपात 1000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों आपका पहला ही विकल्प जो है आपका वह सही हो जाता है। 945 अनुपात 1000 जो है आपका, ये 945 नहीं होना चाहिए, 943 होना चाहिए, 943 होना चाहिए। ये आपका जो है टाइपिंग एरर है। 943 अनुपात 1000 होना चाहिए, यह आपका सही जवाब है। और भारत की जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार आपका 943 अनुपात 1000 जो है इसका सही आपका अनुपात है, सही उत्तर है। भारत में स्त्री और पुरुष का जो अनुपात था उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार 943 अनुपात 1000 था। और इसमें जो है केरल का जो है सर्वाधिक आपका लिंग अनुपात था। केरल का जो है आपका था 1084 अनुपात 1000, 1084 अनुपात 1000 था। यह आपका केरल का सर्वाधिक अनुपात था, केरल का, केरल। तो आपका विकल्प संख्या पहला जो है सही जवाब है आपका 943 अनुपात 1000 भारत का लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। आपके विकल्प हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लोहा। किसमें से जो है इसमें समुद्री शैवाल जो है किसका जो है महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लोहा में से कौन सा आपका विकल्प सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या 3 आयोडीन जो है वो आपका सही उत्तर है। समुद्री शैवाल जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। और समुद्री शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत आपका जो है आयोडीन है। इसकी कमी से शरीर में घेंघा रोग हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। जो थायराइड ग्रंथियाँ होती हैं उसमें सूजन आ जाती है और इससे जो है आपका घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग जो है इसकी कमी से हो जाता है आपका, आयोडीन की कमी से। तो सही विकल्प आपका जो हो जाएगा वो तीसरा विकल्प आयोडीन सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? आपके विकल्प हैं व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन। इन चारों में से आपको सही जवाब का चुनाव करना है। कौन सा आपका सही विकल्प है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन जो है कौन सा आपका पर्यावरण जागरूकता का इसमें से किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मित्रों जो दूसरा विकल्प है क्षेत्रीय भ्रमण जो है आपका, ये पर्यावरण जागरूकता का जो है क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा सृजन किया जा सकता है। जब विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने हेतु आपको आवश्यक है कि उन्हें जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनका सृजन करने के लिए क्षेत्र में भ्रमण कराना जो है उचित विकल्प हो जाता है आपका। जब आप छात्रों को पर्यावरण में जब ले जाएंगे, जैसे चिड़ियाघर दिखाना, पक्षियों के बारे में जानकारी देना और रिजर्व उद्यान आदि जो होते हैं आपके राष्ट्रीय पार्क होते हैं, उनका जो भ्रमण कराया जाएगा उनको, तो वह जो है वास्तविकता से जो वास्तविक जगत होता है पर्यावरण का उससे वो घुल मिल जाएंगे और उसे सीखने और समझने में उनको जो है अनुभव के द्वारा जो सीखेंगे उससे उनको जो है पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायता मिलेगी। तो जो मानवीय रूप से पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को जो है वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो जो क्षेत्रीय भ्रमण होता है
ये महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। आपका पर्यावरण के प्रति जो है सृजन जो है बच्चों में किया जा सकता है क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। आपका दूसरा विकल्प जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। आपके विकल्प हैं लोपेड गैस, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लोकल पेट्रोलियम गैस। इन चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। लो पेड गेम्स, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लोकल पेट्रोलियम गैस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का विकल्प संख्या तीसरा जो है आपका सही जवाब है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये एलपीजी का पूरा नाम हो जाता है। एलपीजी की फुल फॉर्म जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। इसका संक्षिप्त रूप जो है एलपीजी का यही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। वह कौन सी किरणें हैं जिनको जो है ओजोन परत पृथ्वी पर पहुंचने के पहले ही अवशोषित कर लेती है। आपके विकल्प हैं गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें या बीटा किरणें। गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें या बीटा किरणें, इनमें से चारों विकल्पों में से कौन सी वह किरणें हैं जिनको ओजोन परत पृथ्वी पर आने से पहले ही अवशोषित कर लेती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा मित्रों जो परावैंगनी किरणें हैं। विकल्प संख्या जो है आपका तीसरा परावैंगनी किरणें, इसको जो है पृथ्वी पर आने से पहले ही ओजोन परत क्या कर लेती है अवशोषित कर देती है, जिससे जो है यह सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे जो है जीवन को पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित मतलब बनाती है। पृथ्वी पर इस ओजोन परत के कारण जो है पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित है। अन्यथा अगर ओजोन परत यदि नहीं होती तो जो हानिकारक जो किरणें हैं परावैंगनी किरणें सूर्य की वह पृथ्वी तक आ जाती और जिससे जो है मानव जीवन वह सुरक्षित नहीं रहता। तरह तरह की आपका जो है त्वचा कैंसर आदि इस तरह की बीमारियां फैलने लगती। तो ओजोन परत की जो इकाई है मात्रक इकाई यह डाप्सन है। ओजोन परत को डाप्सन द्वारा जो मतलब इसका जो मात्रक है इकाई है मात्रक इकाई वह डाप्सन है, इसमें इसको मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रोट। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कृत्रिम वर्षा जो है वो किस रसायन द्वारा की जाती है। सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका कृत्रिम वर्षा जो की जाती है वह आपकी सिल्वर आयोडाइड द्वारा। तीसरा विकल्प सही है। सिल्वर आयोडाइड के द्वारा जो है आपका कृत्रिम वर्षा की जाती है। कृत्रिम वर्षा में जो है प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण रसायन है सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है झूम खेती होती है। आपके 4 क्षेत्र दिए गए हैं आपको विकल्प में केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। इन चारों विकल्पों में से सही जवाब देना है आपको। कौन सा जो विकल्प सही है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। इन चारों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है कौन सा आपका सही उत्तर है। तो झूम खेती जो होती है मित्रों यह आपकी जो भारत की यदि बात की जाए तो भारत में पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं हमारे तो विकल्प के हिसाब से आपका जो है पूर्वोत्तर का इसमें जो राज्य है आपका ये विकल्प संख्या तीसरा जो है सही जवाब है मेघालय। मेघालय में आपका झूम खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय के अलावा नागालैंड वगैरह में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है यह झूम खेती जो है। इसमें क्या होता है कि यह कुछ पर्वतीय और पठारी भागों में वनों को काट कर जो वन होते हैं वनों को काट कर जो है वनों को काट कर और उसके जो घास फूस हैं उसको फूंक कर साफ कर कर जो है यह अस्थाई पद्धति है कि कृषि की अस्थाई अस्थाई पद्धति है। यह अस्थाई पद्धति के रूप में इसमें खेती की जाती है और भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, नागालैंड आदि जैसे क्षेत्रों में जो है देखने को ज़्यादा मिलती है। तो यह अधिकतर आदिवासी समुदायों के द्वारा ही की जाती है। तो आपका जो है विकल्प संख्या तीसरा मेघालय जो है सही जवाब है और इसमें वनों को काट कर जो है घास फूस को फूंक कर साफ कर करके जो है झूम खेती की जाती है। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यही थे और ये आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज यहीं समापन होता है। अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपसे पुनः मुलाकात करेंगे और आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि हमारे प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी।